हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रखर त्रिपाठी बेटा एरोमेटिक क्लासेस से आपका बायोलॉजी मेंटर स्वागत करता हूं आज के आपके लिविंग वर्ल्ड के सेकंड लेक्चर में। आज बेटा हम लोग देखेंगे कुछ नीट के एनसीईआरटी लाइनर्स क्वेश्चंस और पीवाईक्यू क्वेश्चंस। और जैसा कि आपने देखा था लास्ट टर्न पे हम लोगों ने लेक्चर 1 में जितने भी बेटा आपके लिविंग वर्ल्ड से हायरार्की, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, बायोडायवर्सिटी या जहां जहां से क्वेश्चंस बने थे इन सब को हमने देखा था और एक एक लाइन बाय लाइन चीजों को अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था। और आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस पे आज अपने क्वेश्चंस को लगाएंगे और देखेंगे कि हाँ हमारी कितनी प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है। तो बेटा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और जैसा कि आपको टॉपिक दिख ही रहा होगा, द लिविंग वर्ल्ड, और इसके पहले क्वेश्चन में आपका स्वागत है। देखो बेटा, द फर्स्ट क्वेश्चन इस कह रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ इंक्लूड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ इंक्लूड। तो आप मुझे बताओ, इंक्रीज इन मास होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। इंक्रीज इन नंबर होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। लेंथ का कोई लेना देना इससे ग्रोथ से बेटा नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखना चाहूं तो मुझे क्या है, इंक्रीज, मैंने आपको बताया था इंक्रीज इन मास एंड नंबर, इंक्रीज इन मास एंड नंबर इज कॉल्ड ग्रोथ। तो मुझे क्या देखने को मिले बेटा, डी वाला क्वेश्चन जो ऑप्शन दिया है इट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे देखेंगे, जाएंगे बेटा और देखेंगे क्या है। सेकंड क्वेश्चन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मैंने कहा था जब भी आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे तो यहाँ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे के ट्विन कैरेक्टर होते हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर ट्विन कैरेक्टर्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर ट्विन कैरेक्टर। तो इस क्वेश्चन में देखो मुझे क्या कह रहा है, सेल इलोंगेशन बिल्कुल नहीं। क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय, तो बताओ एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस ना, ये तो बाहर से है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्या है, सेल इलोंगेशन नहीं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन से बिल्कुल बेटा आपका ग्रो कर जाते हैं। ठीक, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल आप ले लो अमीबा, अमीबा, अमीबा किस तरीके से करता है बताओ, बाइनरी फिजन से, अमीबा बाइनरी फिजन से करता है यहाँ पे। तो सेल डिवीजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन इज माउंटेन्स, boulders and sand mounds also grow but they are not considered as living organism because they grow by। अब देखो माउंटेन क्या है, माउंटेन एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर पे इस पे अगर बर्फ का एक्यूमुलेशन हुआ है तो इनर साइड से हुआ है बेटा कि आउटर साइड से हुआ है? ये आउटर साइड से है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें इंट्रिंसिक ग्रोथ शो होती है, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर ग्रोथ जैसा कुछ शो भी करते हैं तो वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। ऊपर से होना ग्रोथ इज एक्सट्रिंसिक, और अंदर से ग्रोथ हुआ तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक कहते हैं। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, माउंटेन बोल्डर सैंड आल्सो ग्रो बट दे आर नॉट कंसीडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन इनर सरफेस, गलत बात, ये तो लिविंग हो जाएगा। द डिवीजन ऑफ देयर पार्टिकल्स नहीं, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन देयर आउटर सरफेस, बिल्कुल दिस इज द राइट आंसर। अभी मैंने बताया आपको एक्सट्रिंसिक ग्रोथ शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ इन प्लांट, अबाउट ग्रोथ इन प्लांट्स पूछा है बेटा, ध्यान देना, प्लांट्स की ग्रोथ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो प्लांट की ग्रोथ के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था कि प्लांट की ग्रोथ हमेशा कंटिन्यूअस होती है जबकि एनिमल्स में ग्रोथ लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि एनिमल्स में प्यूबर्टी या एडोलेसेंस आने के बाद उनकी लेंथ या फिर ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है। तो देखो, ग्रोथ अकर्स कंटिन्यूअसली, बिल्कुल सही बात है, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, दे ग्रो, द ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज, ये गलत बात है प्लांट्स के लिए। ग्रोथ अकर्स बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द अपर सरफेस, गलत बात। ग्रोथ अकर्स इन सर्टेन सेल, ना, सारे के सारे सेल्स में बेटा ये ग्रोथ शो होती है। तो मुझे एक ही ऑप्शन सही दिख रहा है, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ का आंसर इज ए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, in yeast and hydra, in yeast and hydra reproduction occurs by, in yeast and hydra reproduction occurs by, आप मुझे बताओ हाइड्रा
इस टाइप का एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें इसके आपको टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं और ये दिखता है पेड़ जैसा, बट इट इज अ मेंबर ऑफ फाइलम सीलेंट्रेटा। अब ध्यान से देखो तो इसके सरफेस पे मुझे बेटा क्या देखने को, इसका माउथ है, ये इसके टेंटिकल्स हैं और ये इसका बड है। तो ये बड से जब ये बड क्या होता है, टूटता है और दूसरी जगह पे आपका सेपरेट होता है मेन बॉडी से, तो यहाँ से एक पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। इट इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसी तरीके से ईस्ट भी इसको शो करता है। तो देखो क्या है, ईस्ट एंड हाइड्रा, कॉन्जुगेशन नहीं, इट इज अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया शो करते हैं अपने प्लाज्मोडेस्मेटा को जोड़ के। स्पोरुलेशन, स्पोर नहीं बनता है। बडिंग, बडिंग विल बी द राइट आंसर, जैसे यहाँ देख सकते हो बड निकलेगा और आपका नया क्वेश्चन आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, द ऑर्गेनिज्म दैट कैन मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बेटा? फ्रेगमेंटेशन फॉर एग्जांपल एक आपकी एल्गी है स्पाइरोगाइरा, फिलामेंटस एल्गी है, एक फिलामेंटस एल्गी है जिसका नाम है स्पाइरोगाइरा। इट इज अ ग्रीन क्लोरोफिस मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी फैमिली। एक एल्गी है जिसका नाम है स्पाइरोगाइरा। और स्पाइरोगाइरा में क्या है, आप इसकी बॉडी में जितने इन फ्रेगमेंट्स को देख रहे हैं, यहां से अगर ये फ्रेगमेंट टूटता है तो जो नया बचा हुआ पार्ट है ये एक फुल बॉडी डेवलप करने में सक्षम होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ऑर्गेनिज्म दैट कैन मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन आर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनेमा ऑफ मासेस। ये तीनों ही फ्रेगमेंटेशन बेटा शो करते हैं। तो आंसर विल बी दी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज विल बी दी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आगे कह रहा है 7th में, इन अमीबा, इन अमीबा द रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ, द रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ। तो देखो देखते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि अमीबा एक क्या है बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और यहाँ रिप्रोडक्शन सिनोनिमस होता है ग्रोथ के। रिप्रोडक्शन किसके सिनोनिमस होता है बताओ? उनमें जब रिप्रोडक्शन होता है तो ग्रोथ के सिनोनिमस होता है। बट अब देखो रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या कहा है, डाइजेशन, ग्रोथ, लोकोमोशन, नन ऑफ दीज। अगर यहाँ पे मेरे पास एक डिवीजन होता जिसे हम कहते हैं सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, और ये किससे ग्रो करता है, थ्रू बाइनरी फिजन। किसके थ्रू ग्रो करता है बेटा अमीबा बताओ? बाइनरी फिजन के थ्रू। हम आपको देते हैं 10 सेकेंड्स का टाइम इसका आंसर बताने के लिए कि इन अमीबा द रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ, डाइजेशन से तो होता नहीं है, लोकोमोशन से कोई मतलब ही नहीं है, और अगर अमीबा एक इस टाइप का ऑर्गेनिज्म है तो बिल्कुल ये ग्रोथ इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट रिप्रोड्यूस आर। अब देखो पहले ही मैंने वीडियो में आपको लेक्चर में बताया था कि ग्रोथ जो है एक लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पर ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है बेटा। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, मैंने कहा था आपको कि फीमेल हॉर्स, फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी, फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी जिसे हम जैक कहते हैं और इसे कहते हैं मेयर, इनका क्रॉस कराते हैं तो मेरे पास एक स्टेराइल ऑर्गेनिज्म आता है। स्टेराइल ऑर्गेनिज्म, इनफर्टाइल ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, वो होता है म्यूल। तो देखो इसमें वर्कर बीज, आपकी हनी बीज की फैमिली में 3 मेंबर होते हैं बेटा, जैसा कि आपको पता है, वर्कर, ड्रोन और क्वीन बी, वर्कर, ड्रोन और क्वीन बी। अब बेटा इसमें से जो ड्रोन्स हैं ये मेल्स होते हैं और जो आपके क्वीन बी हैं ये फीमेल है, और ये भी क्या है, फीमेल होती है। ओके, लेकिन बेटा अब यहाँ पे वर्कर बी को पूरे तरीके से स्टेराइल नहीं कह सकते हैं क्योंकि इनमें रिप्रोडक्शन अंडर डेवलप्ड होता है। जब क्वीन बी की डेथ होती है तो वहां पे रॉयल जेली और आपका नॉर्मल जेली फीड करने वाला टॉपिक हम लोग आगे देखेंगे, जिससे वर्कर भी आपका आगे चल के क्या बन जाता है, क्वीन बी। तो म्यूल तो सही है, वर्कर भी अंडर डेवलप्ड होता है लेकिन उसमें एब्सेंट नहीं है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी कर सकते हैं, इन आईवीएफ है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं।
तो म्यूल विल बी द राइट आंसर। ये बिल्कुल ही रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपसे, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो पहला आपका क्या है बेटा, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया आपको मैंने बताया था, प्लेनेरिया क्या शो करता है, ट्रू रीजनरेशन। प्लेनेरिया क्या शो करता है, ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन, तो ट्रू रीजनरेशन यहाँ पे बताओ, प्लेनेरिया को हम मैच कर देंगे किस ऑप्शन से बेटा, यहाँ रीजनरेशन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। हाइड्रा, अभी पिछले क्वेश्चंस में देखा, हाइड्रा क्या शो करता है, बडिंग। तो बडिंग कहाँ है, 4th में दिख गया मुझे। फंजाई, अभी हमने देखा फंजाई फ्रेगमेंटेशन शो करता है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और अमीबा आप सबको पता है बाइनरी फिजन से करता है, तो 3, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। किस ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ये क्या है, 2 4 1 3 हमारा नॉर्मल आंसर हो जाएगा। आगे 11, क्वेश्चन 11 कहता है, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था लेक्चर 1 में कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो अगर बेटा मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो बताओ इसकी डेफिनेशन मैंने क्या कहा था, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म। और इसके दो टाइप्स हमने आपको बताए थे, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। आओ देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब यानी इन विट्रो करा रहे हैं, तो ये क्या है, लिविंग, नॉन लिविंग, नीदर नॉन लिविंग और लिविंग, सम टाइम लिविंग एंड सम टाइम नॉन लिविंग डिपेंडिंग अपॉन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो लिविंग तो बेटा इसे हम कह ही नहीं सकते हैं, नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते हैं, नीदर लिविंग भी नहीं, बट ये ऑप्शन जो दिया है ये मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। क्यों क्यों सर आप ऐसा कह रहे हैं, बेटा ये एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या ले लिया आपका, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन करने वाला बायोमोलिक्यूल का सब्सटेंस ले लिया। अब बताओ यहाँ पर केमिकल एक्टिविटीज चलेंगी और मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, तो लेकिन ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बिहाफ पे हम इसे पूरी तरीके से आइसोलेटेड रिएक्शन नहीं कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम लिविंग एंड सम टाइम्स नॉन लिविंग ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल सही बात है बेटा, तो ये तो आपका नहीं होगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट चूज करना है। क्या चूज करना है मुझे, इनकरेक्ट। मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल, अभी बिल्कुल देखा, तो ये भी करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नहीं है। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी आपका क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर, और जहां जहां सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वहां वहां मुझे मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। अगला है मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन नॉट बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि हाँ इसे हम कर सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेट आउटसाइड द बॉडी, लेकिन सिर्फ उसके बिहाफ पे हम उस ऑर्गेनिज्म को लिविंग नहीं कहेंगे, क्योंकि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन इस टेस्ट ट्यूब में चल रही है ये बाहर के एनवायरनमेंट को सेंस करने में सक्षम नहीं होता है, और कॉन्शियसनेस अगर किसी चीज में नहीं है तो उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे बेटा, क्योंकि कॉन्शियसनेस इज द एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा क्योंकि मुझे इनकरेक्ट बताना था। आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग इन विट्रो। क्वेश्चन आ गया बेटा, देखो इसी की बात कर रहे थे हम लोग। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग are not living thing but surely living reaction, surely living reaction, it is proved that a of the body is defining feature of life forms। तो बिल्कुल मेटाबॉलिक रिएक्शन इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने कहा वो लिविंग थिंग नहीं है, क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस नहीं आएगी बेटा,
वो लिविंग थिंग क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस नहीं आएगी। आउटर साइड में कोई टेम्परेचर में चेंज हो, ह्यूमिडिटी में चेंज हो, कहीं पे चेंज हो, वो अपने आप को सेंस करके अपनी बॉडी में चेंजेस नहीं ला सकता है। इसलिए वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन वो श्योरली लिविंग रिएक्शन है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक लिविंग थिंग का फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? आओ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दी फॉलोइंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बताना है मुझे। बताओ, क्या मैंने आपको ग्रोथ बताया था? बिल्कुल नहीं सर, आपने ग्रोथ की कभी चर्चा ही नहीं की। एबिलिटी टू मेक साउंड, रिप्रोडक्शन नहीं। अभी अभी हमने देखा रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो कॉन्शियसनेस विल बी दी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोटो पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। क्या होता है सर ये फोटो पीरियड? प्लीज ये बता दीजिए, फोटो पीरियड क्या होता है? फोटो पीरियड, फोटो मतलब होता है बेटा लाइट, फोटो मीन्स होता है लाइट, और पीरियड मीन्स होता है ड्यूरेशन। पीरियड मीन्स होता है आपका ड्यूरेशन। फोटो मीन्स लाइट एंड पीरियड मीन्स ड्यूरेशन। तो लाइट पड़ने पर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपके लिए एक प्लांट है ये, मैंने कहा कि ये आपका एक प्लांट है, ये आपका एक प्लांट है, थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं बेटा, और इसमें क्या है, आपकी नई बड्स निकल रही हैं, ठीक है, और रूट के एपेक्स पे एपिकल मेरिस्टेम होता है, और रूट के नीचे एपेक्स पे भी एपिकल मेरिस्टेम होता है। तो अब मुझे तुम देखो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि फोटो लाइट को सेंस करके कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं, कुछ अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, और उनके बॉडी में मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो जाता है। तो फोटो पीरियड से आपका ग्रोथ भी हुआ, मेटाबॉलिज्म भी हुआ, और सबसे खास बात रिप्रोडक्शन भी होता है। कुछ फ्लावर्स क्या होते हैं, लाइट पड़ने पर ही, 3 टाइप के प्लांट्स आप आगे चल के पढ़ेंगे बेटा, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। ये रिप्रोडक्शन टेम्परेचर और फोटो पीरियड को सेंस करके ही अपने बड्स को ग्रो कराते हैं। तो ऑल ऑफ दीज विल बी दी राइट आंसर। आगे देखते हैं बेटा, आगे देखेंगे क्या हो रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट स्टिमुलाई which could be, through which could be, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा हूं मैं आपसे, मैंने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर स्टिमुलाई को कर रहा है तो वो फिजिकल तरीके से भी अपनी डिफेंस करता है, और अपने बॉडी में केमिकल चेंजेस लाएगा, तभी जाके वो चेंजेस को कर पाएगा। तो फिजिकल भी सही है, केमिकल भी सही है, और ये दोनों मिलके एक बायोलॉजिकल प्रोसेस बनाते हैं। कैसा प्रोसेस बनाते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो ऑल ऑफ दीज विल बी दी राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से आ गया क्वेश्चन, आओ देखते हैं इसमें क्या करना है मुझे बेटा। देखते हैं। ग्रोथ, ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन मास एंड नंबर, मतलब ए का हो जाएगा सर फोर्थ, ए का हो जाएगा फोर्थ। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेसिंग, तो मतलब सी का हो जाएगा सेकंड। और डी का कह रहे हैं कॉन्शियसनेस, तो ये क्या होता है, सेंस एंड रिस्पॉन्ड, जो कि आपका लिविंग थिंग्स का एक्सक्लूसिव प्रोसेस भी है। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 किसी ऑप्शन में मुझे दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर, मुझे कुछ ऑप्शन नंबर बी में 4 1 2 3 दिख रहा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, all living organisms, all living organisms are linked to each other। कह रहा है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड हैं आपस में। हम इकोसिस्टम में रहते हैं, और इकोसिस्टम में फ्लोरा फौना जितने भी हैं बेटा, ये सब एक लिंक्ड फॉर्म में रहते हैं, जिससे हमारा फूड चेन का बैलेंस बना रहे। देखो, दे शो अ कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सारे के सारे में ही यही पैटर्न दिखता है, सेल सेल से बना, टिश्यू टिश्यू से बना, ऑर्गेन ऑर्गेन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। अगला, दे पजेस कॉमन जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल सही बात है, हम सबका डीएनए 99.9% बेटा लगभग सिमिलर होता है। ऑप्शन ए भी सही है, बी भी है। दे शेयर अ कॉमन जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल सही बात। और क्या है?
तो सारे ऑल ऑफ दीज विल बी दी राइट आंसर। मुझे साफ साफ दिख रहा है क्योंकि ये सारे कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कर देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। असर्शन कह रहा है बेटा, असर्शन रीजन क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट। देखते हैं क्या कह रहा है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो, बिल्कुल करते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करते हैं लेकिन एक्सट्रिंसिक तरीके से। दे ग्रो बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन दी सरफेस। अब बताओ, बिल्कुल ये ग्रोथ करते हैं इस तरीके से दिखता है, और मटेरियल यानी कि दोनों सही भी हैं और इनका एक्सप्लेनेशन भी सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21st क्या है। असर्शन कह रहा है आपसे स्टेराइल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस। स्टेराइल मतलब इनफर्टाइल, जिनमें बेटा रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं होती है। म्यूल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, बिल्कुल स्टेराइल होता है म्यूल और रिप्रोडक्शन नहीं करता है, तो दोनों सही भी हैं, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए वाला आपका बेटा सही हो जाएगा। 21st हो गया। आइए देखते हैं बच्चों 22nd क्वेश्चन क्या कहता है। असर्शन रीजन, बिल्कुल सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं इसी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में। और ड्यू टू बेटा क्या होता है ये सब कुछ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस से बात आई है, तो कॉन्फिडेंस आपके लेवल में या आपकी प्रिपरेशन में कितना ज्यादा रोल निभाता है, इसकी कहानी हम एक छोटे से एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अब कॉन्फिडेंस की बात आई है तो क्या होता है बेटा, एक बार क्या हुआ, जंगल में कहा गया कि भाई शेर जैसे राजा होता है उसे बदला जाए और किसी और को लाया जाए, और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे सबका आइडेंटिफिकेशन किया गया और कहा गया कि इसमें क्या खासियत है वो राजा बनेगा। तो भाई आकार के बेस पे सबसे बड़ा कौन होता है बताओ, हाथी है, एलिफेंट है आपका। जिराफ क्या होता है, सबसे लंबा ऑर्गेनिज्म मांगा जाता है, ठीक है। इसके बाद कहा गया बेटा कि सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो कौन है, चीता है। और कहा गया बुद्धिमान, सबसे ज्यादा बुद्धिमान किसे माना जाता है, मोस्ट इंटेलिजेंट, ऐसा कहानियों में पढ़ा होगा, फॉक्स होता है। तो सारी चीजें, फिर कहा गया ह्यूमन जैसा कौन दिखता है, बंदर दिखता है भाई, डोमिनेट करता है, ठीक। तो इन सारे कैरेक्टर्स के बेसिस पे सबने अपना अपना मत दिया कि मैं राजा बनूंगा, ये करूंगा। फिर लास्ट में क्या हुआ, शेर से पूछा गया कि भाई तुम राजा हो, तुम्हें ऐसा क्या है तुम में कि तुम ही राजा बनोगे, ना तुम हाथी जितने बड़े हो, ना तुम जिराफ जितने लंबे हो, ना चीता जैसी स्पीड है तुम्हारे पास, और ना ही फॉक्स जैसा दिमाग इतना तेज चलने वाला। तो उसने कहा मुझे लगता है कि मैं राजा हूँ, मैं फील कर सकता हूँ कि मैं राजा हूँ, इसलिए मैं राजा हूँ। तो बेटा ये कॉन्फिडेंस को देख के जितने भी जानवर थे सब पीछे हट गए और कहा कि हाँ यही राजा बनने के काबिल है। तो कॉन्फिडेंस आपके जीवन में इतना बड़ा रोल निभाता है कि आप समझ नहीं सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस के ऊपर ही बेस्ड है। अगर आप स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, अपने धीरे धीरे क्या किया, अपने कॉन्फिडेंस को कम कर लिया, तो सारी चीजें बेटा क्या होंगी, आपकी प्रिपरेशन बेकार हो जाएगी। इसलिए कॉन्फिडेंट रहिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करिए। आओ देखते हैं बेटा, क्वेश्चन कह रहा है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। क्या ये ना, बिल्कुल गलत बात है। मैंने आपसे कहा था नॉन लिविंग थिंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ये गलत हो गया। आइसोलेटेड, रीजन क्या है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग इन विट्रो आर लिविंग थिंग, ये सही है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग इन विट्रो आर लिविंग थिंग बट नॉट, ये लिविंग रिएक्शन होती है लेकिन लिविंग थिंग्स नहीं होती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। बोथ ए एंड आर फॉल्स। ओके, लिविंग थिंग्स नहीं, लिविंग रिएक्शंस होती हैं, अभी पीछे देखा था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला कह रहे हैं 23rd क्वेश्चन कह रहा था प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नेमिंग के लिए क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर, नामकरण। नामकरण सही पता चल रहा है भाई, नाम देने को क्या कहते हैं हम, नोमेनक्लेचर। आगे बहुत आसान क्वेश्चन 24, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मींस, आइडेंटिफिकेशन करने का मतलब क्या होता है, आप लोग मुझे बताएंगे बेटा, क्या होता है आइडेंटिफिकेशन का मतलब। इट्स करेक्ट डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल सही बात है, उसका जो है डिस्क्रिप्शन सही होना चाहिए। क्लासिफिकेशन भी सही होना चाहिए, क्लासिफिकेशन भी क्या होना चाहिए, सही। इट्स करेक्ट नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन में नाम देने का कोई ऐसा सीन नहीं है, तो क्या हो जाएगा बताओ, कोई एक ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो बेस्ट क्या हो जाएगा, इट्स करेक्ट डिस्क्रिप्शन, उसका सही से डिस्क्रिप्शन करना सही हो जाएगा आंसर।
आओ आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 कह रहा है बेटा, 21 असर्शन स्टेराइल ऑर्गेनिज्म के नॉट, ये तो फिर से बेटा वही है, रिपीटेड है, कोई नहीं, आगे देख लेते हैं। सेकेंड, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट द प्रोसेस, हम लोग थोड़ा नीचे स्किप कर गए, आइडेंटिफिकेशन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कह रहा है बेटा आईसीबीएन, आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर, तो इंटरनेशनल, बताया था मैंने आपको, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, कोई है तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, डी विल बी द राइट आंसर। और इसी के साथ साथ हमने क्या देखा था, आईसीजेडएन। अगर जूलॉजी का करना है पार्ट, हमें किसी नाम देना है ऑर्गेनिज्म का, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, कह रहा है 26 में, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेमिंग के लिए कैरोलस लिनियस साहब के कुछ आपके रूल्स थे, क्या है, दे इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, बिल्कुल सही बात है, सबका एक नाम होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपुल टू अराइव एट द सेम नेम, बिल्कुल सही बात है, ऐसा होना चाहिए। दे इंश्योर दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म, किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं होना चाहिए, तो सारे के सारे तो सही हैं, ऑल ऑफ दिस विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं बेटा 27th क्वेश्चन, 27th क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स मतलब मोनो की बाय, बाय और नाम देना नोमेनक्लेचर, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर, दो नाम देने की जो आपकी प्रॉपर्टी है क्या कहलाती है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 28, द नेमिंग सिस्टम विच इज प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज जो हम नेमिंग सिस्टम बायोलॉजिस्ट का ऑल ओवर द वर्ल्ड देखते हैं, ये आखिर में किसने दिया था बेटा, कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था, हमारा कैरोलस लिनियस साहब ने। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताओ आप मुझे, कहाँ दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 29th, देखो बेटा ये सारे क्वेश्चंस करते समय आपकी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, वरना आप छोटी सी मिस्टेक से सारी चीजें खराब कर देंगे। और एक क्वेश्चन भी आपकी रैंकिंग को कहां से कहां ला सकता है, ये सारे बच्चे जानते हैं, जितने भी हमारे हार्ड वर्किंग बच्चे हैं इन सबको पता है, तो किसी भी चीज को हल्के में लेने वाला नहीं है। आगे 29th क्वेश्चन मुझसे कह रहा है बेटा कि मैच करो, फिर से आओ मैच करते हैं, देखो क्या है, देखिए बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब लिविंग, डाइवर्स मतलब बहुत सारे, तो कहाँ है, कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, वैरायटी, तो ए का मेरे हिसाब से हो जाएगा सेकंड, ए का हो गया 2। नेक्स्ट कह रहा है नोमेनक्लेचर, नाम देना, सिर्फ नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी हो जाएगा आपका फोर्थ। सी, सी कह रहा है आइडेंटिफिकेशन, करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो ये फर्स्ट हो गया। और डी वाला क्या है बेटा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, अ सिस्टम प्रोवाइडिंग नेम विद टू, एक जीनस होता है, दूसरा स्पीसीज एपिथेट होता है, तो आपका हो जाएगा डी का थर्ड। 2413 कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ए वाला ऑप्शन मुझे दिख गया, 2413। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा करते हैं, आ जाओ 30th क्वेश्चन कह रहा है, इट इज सेइंग दैट सेलेक्ट करेक्टली रिटन, सेलेक्ट करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस। तो मैंने आपको बताया था पहला लेटर जीनस को डिनोट करता है जो कैपिटल में लिखा जाता है, और दूसरा लेटर स्पीसीज को डिनोट करता है उसके ऑथर, उसके नाम देने वाले के नेम के साथ, ओके, उसकी लास्ट लेटर्स को। तो देखो आओ देखते हैं बेटा क्या है, आम का साइंटिफिक नेम पूछा गया है, तो आम का साइंटिफिक नेम होता है मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका, और दोनों के नीचे अंडरलाइन, ठीक है, और इसके ऑथर का नाम हम लिख देते हैं लिन, ओके। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है मुझे बताओ, मैंजी कार्ल लिन नहीं लिखेंगे, मैंजीफेरा इंडिका ये भी सिर्फ गलत हो जाएगा, मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका में यहाँ पे आई कैपिटल हो गया, ये गलत हो जाएगा, और पहले में कार्ल भी लगा दिया है, नहीं, तो सिर्फ ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर, मैंजीफेरा इंडिका लिन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 31, इन मेंजीफेरा इंडिका, अभी अभी इस क्वेश्चन को हमने देखा बेटा, क्या कह रहा है, मेंजीफेरा इंडिका लिन द स्पीसीज स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब स्पीसीज कौन दिखा रहा है यहाँ, तो इंडिका, इंडिका ये हो गया जीनस, इसे क्या कहते हैं, जीनस, और ये आपका क्या हो गया बताओ, इंडिका, क्या हो गया, इंडिका, तो इंडिका विल बी दी राइट आंसर, इंडिका विल बी दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है 32, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर के हिसाब से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए सर। आइए बेटा देखते हैं क्या कह रहा है, सुनो, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली गिवन इन लैटिन, बिल्कुल लैटिन में ही दिया जाता है, क्योंकि लैटिन वाज अ एक्सटेंट लैंग्वेज। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस while the second component denotes the specific epithet, बिल्कुल सही बात है सर। when hand written, जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है, both the words of the biological name are separately underline, ये भी बिल्कुल सही बात है, अंडरलाइन करना चाहिए। डी, both the words of biological name start with, यही गलत है भैया, यही गलत है, क्योंकि जीनस कैपिटल से और स्पीसीज पूरा स्मॉल से लिखा जाता है, अभी हम लोग ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन 33 बेटा कह रहा है मुझसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यानी बॉटनी के जितने भी प्लांट्स हैं इनके नेम देने के लिए कौन सा इसमें से गलत है, तो हैंड रिटन स्पेसिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, सही बात है। एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड स्पीसीज एपिथेट, बिल्कुल सही बात है। साइंटिफिक नेम्स आर लैटिन एंड शुड बी इटैलाइज्ड, सही है। जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी राइटिंग स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, ये गलत है देखो, क्योंकि जीनस आपको कैपिटल से लिखना है, स्पीसीज, कई सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक से बन रहे हैं बेटा। देखो आगे देखते हैं नेक्स्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, बताया नहीं मैंने आपको, ऑप्शन नंबर डी विल बी दी राइट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट आपका अगेंस्ट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, क्वेश्चन 34 कह रहा है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन, कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं, लैटिन, कौन से लैंग्वेज में लिखते हैं, लैटिन में लिखते हैं। आगे देखते हैं, बहुत आसान है क्वेश्चन बेटा। 35th क्वेश्चन कह रहा है आपसे, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड into convenient categories based on some easily observed characters is called, बिल्कुल बताओ, ये तो बहुत आसान है, क्या कहते हैं इसे हम, बताइए आप, क्लासिफिकेशन, इन सब का क्या कर देना, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन कर देंगे, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ग्रुप हो जाएंगे एक में। आगे नेक्स्ट 36 क्वेश्चन कह रहा है, 36 ने कहा, द साइंटिस्ट हु इज नोन एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था बेटा कि अर्नस्ट मेयर साहब, अर्नस्ट मेयर साहब, जिनका लकी नंबर इनके हिसाब से क्या होता है, लकी नंबर इनका क्या था, 100, क्यों ऐसा कह रहे हैं सर आप, आओ देखते हैं। अर्नस्ट मेयर, पहले पेज पे लिविंग वर्ल्ड के साइड में इनकी फोटो बनी है और इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी के नाम से क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज नाम की थ्योरी दी थी, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज नाम की थ्योरी इन्होंने दी थी, और ये 100 साल तक जिए, कितने साल तक जिए, 100, और एनसीईआरटी कहती है जब भी 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट की लिस्ट बनेगी तब भी इनका नाम आएगा, तो हर जगह इन्होंने 100 किया है, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इस सेंचुरी का डार्विन। और डार्विन क्यों, कि जो बायोलॉजी के भगवान हैं, आपके इवोल्यूशन में बहुत खतरनाक काम किया था, इनके काम को उनसे कंपेयर किया जाता है, इसलिए अर्नस्ट मेयर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन 37, अ जीनस हैविंग मैनी स्पीसीज, एक जीनस जिसके बहुत सारे स्पीसीज हों, उन्हें क्या कहेंगे बताओ, एक मतलब होता है बेटा मोनो, और बहुत सारे मतलब होता है क्या, कोई आराम से बता सकता है, पॉली, तो पॉली, किसी ऑप्शन में पॉली दिख रहा है क्या, अब पॉली, अब देखो ये गैमिक दिख रहा है, गैमिक तो गैमीट से रिलेट हो जाएगा, या मैरिज से गैमी मतलब होता है, यहाँ टाइपिक,
एक से ज्यादा टाइप हो जिसके, तो पॉलीटाइपिक हो जाएगा। सर ऐसे नहीं समझ में आया, प्लीज एक एग्जांपल से समझा दीजिए। और देख लेते हैं, आपकी जो जीनस है जिसका नाम है पैंथरा, तो पैंथरा सर 3 बार आप क्यों लिख रहे हैं? और देख लेते हैं, पैंथेरा, तो टाइगर का नाम होता है पैंथरा टिग्रिस, ठीक है। और पैंथरा लियो होता है आपका नाम किसका बच्चा? लायन का होता है। और पैंथरा पारडस, पैंथरा पारडस ये किसका होता है बताओ? पैंथर का। तो सर सबका जीनस सेम है और स्पीसीज अलग अलग है, बहुत सारे हैं। तो मोनोटाइपिक हो गया कि पॉलीटाइपिक? पॉलीटाइपिक। मोनोटाइपिक का एग्जांपल सर कौन हो गया? आपका ह्यूमन, ह्यूमन होमोसेपियंस का कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। आगे देखते हैं 38। 38 कह रहा है, 38 कह रहा है कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज गिवन बाय, अभी मैंने बताया बेटा, किसने दिया बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज को? किसने दिया? कोई आप आराम से बता सकते हैं किसने? अर्नस्ट मेयर ने। एक और चीज यहाँ कंफ्यूजिंग दे दिया है कि अर्नस्ट मेयर फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, अर्नस्ट मेयर मैकेनिकल आइसोलेशन। थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ बेटा। यहाँ लिखा हुआ है मैकेनिकल आइसोलेशन और यहाँ लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो मैकेनिकल आइसोलेशन मतलब था कि आप उनके बीच में कोई फिजिकल बैरियर लगा दीजिए, लेकिन रिप्रोडक्टिव मतलब उन्हें आपस में स्पीसीज को रिप्रोडक्शन ना करने दिया जाए। तो एक क्या होगा? नया स्पीसीज का कॉन्सेप्ट आएगा। तो आंसर हो जाएगा अर्नस्ट मेयर और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, सी वाला दी करेक्ट आंसर। 39, 39 कह रहा है among the following processes, among the following processes which one is not the basic to taxonomy। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि टेक्सोनॉमी का बेसिस कौन सा नहीं है? देखो, आइडेंटिफिकेशन करना ही पड़ेगा नाम देने के लिए, क्लासिफिकेशन तभी आप ग्रुपिंग कर पाएंगे, और नॉमेनक्लेचर नाम देना ही पड़ेगा उसका सब करने के बाद। कलेक्शन ऑफ उस स्पेसिमेन का कलेक्ट करना जरूरी नहीं है। और देख लेते हैं नेक्स्ट 40th, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2, कॉलम 1 विथ कॉलम 2, मैच कॉलम 1। मेमेलिया क्या दिया है? मेमेलिया, फिर है मैंजीफेरा, इंडिका, सिस्टमैटिक्स। तो देखो मेमेलिया क्या है बेटा? एक पहले मैंजीफेरा इंडिका देख लो, जो तुमने अभी पढ़ा है आप आसानी से समझ पाएंगे। तो बेटा बी, मैंजीफेरा इज अ जेनेरिक, तो बी का हो जाएगा 4। इंडिका, सी क्या है बताओ? सी है आपका स्पीसीज एपिथेट, ठीक। ए बच गया, डी बच गया, और डी क्या है? सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक क्या है? ब्रांच ऑफ स्टडी है नाम देने की। तो आपका सिस्टमैटिक का हो जाएगा सेकंड, और मेरे पास बच क्या गया? एक का थर्ड। मेमेलिया एक टेक्सा है, ठीक है, क्लास मेमेलिया। आगे देख लेते हैं। तो 3 4 1 2 क्या मुझे ऑप्शन में कहीं दिख रहा है सर? बिल्कुल ए वाला है, 3 4 1 2 विल बी दी राइट आंसर। 41 सर, 41 क्या कह रहा है? असर्शन कह रहा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय लिनियस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल सबने यही काम किया है, सब इसी का यूज करते हैं। ईच नेम ऑफ दिस सिस्टम हैज टू कंपोनेंट जनरिंग एट स्पेसिफिक, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है दोनों का। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट 42, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बेटा द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टेक्सोनॉमी, बिल्कुल सही बात है। इट इज मेरली बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सिर्फ एक्सटर्नल फीचर पे बेस्ड नहीं होता है बेटा, बहुत सारी क्राइटेरियाज लिए जाते हैं। तो असर्शन क्या हो जाएगा? ट्रू और रीजन फॉल्स, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। नेक्स्ट 43rd क्वेश्चन, assertion systematic is the study of organism, their diversity but not the relationship among them। बिल्कुल सही कह रहा है। क्या है? ऐसा नहीं, उनमें रिलेशनशिप भी देखना पड़ता है। सिस्टमैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम अ इंग्लिश वर्ड ना, सिस्टमा ये लैटिन वर्ड है, ठीक। तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। बोथ का ऑप्शन है, रीजंस आर ट्रू बट नॉट असर्शन इज ट्रू। तो एक तो फिर अगर इसमें देखना पड़ेगा फिर से बेटा, सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म देयर डाइवर्सिटी बट नॉट द रिलेशनशिप, सिस्टमैटिक फ्रॉम इंग्लिश सिस्टमाना। तो ए सही आर गलत हो जाएगा, ए सही आर गलत। नेक्स्ट
44th क्वेश्चन कह रहा है ऑल द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज टुगेदर, ऑल दी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट हायरार्की। बेटा ये तो सिंपल सा है, मैंने आपको बताया था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। कोहली प्लेस क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। ठीक है, तो इसमें इन सबको सारी कैटेगरीज को जोड़ते हैं तो मेरे पास एक क्या आ जाता है, हायरार्की। तो हायरार्की विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 45th क्वेश्चन कह रहा है द लोएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या देखा हमने, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन होती है, स्पीसीज होता है। सबसे हायर कौन होता है, किंगडम होता है। तो स्पीसीज विल बी दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुझसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर प्लेसिंग एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज इज नॉलेज ऑफ। उसका क्या करने का नॉलेज होना चाहिए, कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल, आइडेंटिफिकेशन। पहले तो आप कैरेक्टर भी जान लीजिए, तब जाके आप उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये चीजें होती हैं, तब तो मैं बेटा उसे समझाऊंगा। और नॉमेनक्लेचर तो बहुत दूर की बात है, बाद में देखा जाएगा। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, डी विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट 47th क्वेश्चन कह रहा है बेटा सोलेनम, सोलेनम, सोलेनेसी फैमिली। भाई देख लो सोलेनम, सोलेनम मतलब मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, 3 नाम मैंने आपको बताए थे, सोलेनम, ट्यूबरोसम। किसका नाम होता है सर, ये पोटैटो का नाम होता है, पोटैटो। सोलेनम मिलोनजिना, सोलेनम मिलोनजिना। सर ये किसका नाम है, सर ये ब्रिंजल का नाम होता है। फिर मैंने बताया था मकोई, मकोई का नाम था सोलेनम निग्रम, सोलेनम निग्रम, सोलेनम निग्रम। तो क्या है, देखो निग्रम आया कि नहीं, बेलेनजिना आया, ट्यूबरोसम भी आया। ऑल ऑफ दिस विल बी दी राइट आंसर। वेरी गुड बच्चों, आगे देखते हैं। 48 द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जीनस रिप्रेजेंट। जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था आपको कि जैसे हम अगर चलें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज पे अगर हम चलते हैं तो बेटा देखो बहुत सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक स्पीसीज में होते हैं और सबसे कॉमन कम कैरेक्टरिस्टिक होते हैं आपके किंगडम में। तो बहुत सारी स्पीसीज एक कॉमन जीनस बनाती हैं, बहुत सारे कॉमन जीनस फैमिली में प्लेस किए जाते हैं, कॉमन फैमिलीज का एक ऑर्डर होता है, कॉमन ऑर्डर का एक क्लास होता है, और उनका फाइलम, कॉमन फाइलम्स का एक किंगडम होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है टेक्सोन कहते हैं जीनस रिप्रेजेंट, जीनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमिलर स्पीसीज जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं वो जीनस बनाएंगे। कोई ऑप्शन है, एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। बस यही मेरा सही आंसर हो जाएगा, क्लोज रिलेटेड स्पीसीज जो हैं उनको हम लगा देंगे। तो आंसर सी विल बी दी राइट आंसर। 49th क्वेश्चन, 49th क्वेश्चन फिर से आ गया, कॉलम 1 को कॉलम 2 से। मैं अभी बेटा ये क्वेश्चन हम लोग ने किया है, देख लो क्या है, लाइन, लाइन मतलब लियो, ए मतलब लियो। अभी मूवी आई थी भाई साहब की साउथ वाली लियो, आओ लकड़बग्घे वाला सीन सबको याद होगा। आगे देखते हैं, लेपर्ड, संजय दत्त साहब भी थे उसमें। ए का आपकी सेकंड, बी लेपर्ड का कहाँ है, पार्डस, पार्डस है यहाँ पे। पैंथर थे भाई साहब वो आपके, कोई बात नहीं देख लेते हैं चलो। आपके लेपर्ड आपका हो गया ये बेटा आपका पैंथरा पार्डस, और टाइगर का टिग्रिस साहब हो गए, और बच गए डी पोटैटो, तो सोलेनम ट्यूबरोसम साहब हो गए। ठीक, तो 2413 है कहीं ऑप्शन, बिल्कुल 2413 ए विल बी दी राइट आंसर। आगे देख लो, आपका हो गया सफिक्स यूज्ड फॉर अ यूनिट। सफिक्स तुमको पता है, आपको पता है बेटा कि प्रीफिक्स जो है ये किसी भी नाम के आगे लगाए जाते हैं, और सफिक्स जो है किसी नाम के पीछे लगाए जाते हैं। जैसे कि कोई एक नाम एग्जांपल ले लो, एक फैमिली का एग्जांपल लिख लो, सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली का एग्जांपल ले लो।
तो 16 उसमें क्या हो गया, 16 शबनम वाला नहीं है बेटा, ये 16 प्रीफिक्स हो गया, और एसी क्या हो गया, इसका सफिक्स हो गया। तो सफिक्स जो नाम के पीछे आए, प्रीफिक्स जो नाम के आगे आए हैं। तो यहाँ देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कुछ और ही कह रहा है, बताया है मैंने एक एग्जांपल आपसे, देखो क्या है। इन प्लांट इंडिकेट फैमिली, फैमिली को कौन इंडिकेट करता है, अभी मैंने बताया आपसे, एसी, सोलेनेसी, फैबिएसी, रोजिएसी, मालवेसी, ब्रेसिकेसी, ये सारी क्या है बेटा, प्लांट की फैमिलीज हैं, और आपको आनी चाहिए। 51 कह रहा है मुझसे, 51 कह रहा है द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑर्डर लाइज बिटवीन किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। आओ देखो कह रहा है ऑर्डर किसके किसके बीच में आ रहा है, तो क्लास और फैमिली के बीच में ऑर्डर देखने को मिल रहा है। कोई ऑप्शन है यहाँ, ये ऑप्शन सी दिख रहा है मुझे, फैमिली और क्लास के बीच में ऑर्डर देखने को मिल जाता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिए, नॉलेज अपडेट करती रहनी चाहिए। अगर आपने किसी चीज को पढ़ा और अपनी नॉलेज अपडेट करके आपने क्वेश्चंस करके चेक नहीं किया, तो बहुत जल्दी ही आपकी उस सबकॉन्शियस मेमोरी से बाहर चला जाएगा और आप फिर से उसे भूल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड बर्ड रिप्रेजेंट विच टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, किसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ध्यान से सुनो। फिशेस यानी क्लास स्पाइसेस के मेंबर, एम्फीबियंस, रेप्टाइल और आपके उड़ने वाले बर्ड। आओ देखें क्या है, ये सारे ही क्या करते हैं आपके, सी स्पीसीज होगा नहीं, किंगडम है नहीं, ऑर्डर है नहीं, फाइलम, कॉर्डेटा, सारे किसके मेंबर हैं, फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर है, सब में ही वर्टिब्रेट्स हैं ये सारे। तो आपका हो जाएगा आंसर, फाइलम विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द फाइलम taxon of animal classification is equivalent to which taxon of plant। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे अब हम एनिमल्स में फाइलम लिखते हैं, तो प्लांट के केस में इसी को डिवीजन कर दोगे बेटा, सिर्फ क्या कर दोगे, डिवीजन कर दोगे, तो आंसर हो जाएगा मेरा क्या, प्लांट के केस में सर फाइलम के जगह आप डिवीजन लगा दीजिए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करते हैं आओ। Refer to the given figure showing hierarchical arrangement of taxonomic categories in the ascending order। ascending order में arrange करो। Which taxon will show maximum similar character among its members। आओ देखें भाई क्या होता है यहाँ, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और यहाँ क्या आ जाएगा, स्पीसीज आ जाएगा। तो इसमें अब कह रहा है कि सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर, अभी हमने देखा सबसे नीचे वाले में सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर मिलते हैं, तो सबसे नीचे ऑप्शन नंबर डी मुझे दिख रहा है सर, तो डी आपका, डी वाले में डी सही दिख रहा है, ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर, ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। आगे देख लेते हैं 54 क्वेश्चन कह रहा है बेटा, ध्यान से सुनना, 54th क्वेश्चन ने कहा है, 55th है, in a taxonomic hierarchy on moving from species to kingdom, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species। जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे कि घटेंगे। पिछले लेक्चर में ही मैंने बताया था बेटा कि जब आप हायर से लोअर जाओगे तो कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, और जब लोअर से हायर जाओगे तो कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। इन्होंने कहा है कि स्पीसीज से किंगडम जाओ, तो वो नीचे से ऊपर जाओगे तो कैरेक्टर विल डिक्रीज, ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आओ देखते हैं। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 फॉर हाउस फ्लाई, मक्खी, मस्का डोमेस्टिका, क्या नाम है इनका, मस्का डोमेस्टिका, मिक्की माउस वाला मस्का मुस्का नहीं है ये जीनस है, ये स्पीसीज है। आओ देखते हैं इसमें बेटा क्या कहा गया है इन्होंने, कि मक्खी का सारी चीजें देखनी है आपको, तो पहले तो इसका फैमिली, एक एक चीजें देखते जाओ। फाइलम किस में आ जाएगा, ये आर्थ्रोपोडा, फाइलम किस में आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा, ए बी सी डी ऐसे लिख लिया करो, सबसे आसान तरीका होता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा सेकंड हो गया, फैमिली लास्ट में मस्कीडी, ए ई लगा है ना,
तो फैमिली हो जाएगा, ए का थर्ड हो गया बेटा। फिर कहा गया है इसका क्लास, क्लास डायप्टेरा, और ऑर्डर, ऑर्डर क्लास इंसेक्टा है, तो सी का हो जाएगा 4, और ऑर्डर है आपका डायप्टेरा 1। 3142, 3142 अगर दिख रहा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मैंने जीनस और स्पीसीज आपको बता ही दिया, मस्का डोमेस्टिका। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज तक आपने जान लिया। आगे देखते हैं। 57th क्वेश्चन कह रहा है, वही क्वेश्चन फिर से है। करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, नीट 2019 का क्वेश्चन है ये। तो आपने क्या देखा था अभी, मैंजीफेरा, इंडिका और लिन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी दी राइट आंसर। आज बेटा हमने जितने भी ये क्वेश्चंस को किए हैं, ये एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सिलेबस अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस थे। तो प्लीज इन क्वेश्चंस पे फोकस करिएगा, और आप जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं एनसीईआरटी के वन लाइनर क्वेश्चंस हो या किसी भी तरीके के क्वेश्चंस हो, जिसे आप एक एक करके कॉन्सेप्ट के साथ आपको टिप्स पे रटे होने चाहिए। क्वेश्चन भले सिमिलर लगे, लेकिन देखो बहुत थोड़ा सा चेंज उस क्वेश्चन को गलत करके रख देता है। तो मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपना प्रॉपर टाइम टेबल बना के पढ़ते रहिए। मिलते हैं एक और वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर